ऑलराइट, सो अब हम जो लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा प्रीविया। सो गाइस, हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं, एक है एंटीपार्टम हैमरेज और एक है पोस्टपार्टम हैमरेज। ओके, पोस्टपार्टम हैमरेज आपके पिपीरियम में एंटर कर जाता है और एंटीपार्टम हैमरेज आपका नॉर्मली हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में आ जाता है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेसेंटा अब्रप्शन की, यानी कि अब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा या फिर प्लेसेंटा अब्रप्शन। बेसिकली इसके अंदर हो क्या रहा है, दो डिसऑर्डर मैंने बोले, एक मैंने बोला अब्रप्शन प्लेसेंटा और एक बोला प्लेसेंटा प्रीविया। अब्रप्शन प्लेसेंटा इज बेसिकली आपका ये जो डिसऑर्डर है ये डी अटैचमेंट डिसऑर्डर है, डी अटैचमेंट, और प्लेसेंटा प्रीविया अटैचमेंट का डिसऑर्डर है। तो मैंने 100 में से 50% कंफ्यूजन आपकी क्लियर कर दी। अब्रप्शन प्लेसेंटा, ओके, डी अटैचमेंट इशू, प्लेसेंटा प्रीविया अटैचमेंट। प्लेसेंटा प्रीविया बहुत आसान है, अब्रप्शन थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसको पढ़ेंगे ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा, नेचुरली आपका जो प्लेसेंटा होता है, ओके, वो कब डी अटैच होता है, जब आप डिलीवरी कर लेते हैं। हेड की सेकंड स्टेज के बाद थर्ड स्टेज में स्टार्ट होता है। लेकिन गाइस यहां पे क्या हो रहा है, आपका जो प्लेसेंटा है वो डी अटैच पहले ही स्टार्ट हो जाता है, बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी, ओके, इन द थर्ड ट्रिमेस्टर। ऑलराइट, सो बर्थ से पहले ही आपका प्लेसेंटा अलग होना स्टार्ट हो गया है, और ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज प्लेसेंटा हट रहे तो बेबी को न्यूट्रिशन कहां से मिलने वाला है, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो दो टाइप्स आते हैं, एक होता है पार्शियल, एक होता है कंप्लीटली। या तो बिल्कुल कंप्लीटली आपका प्लेसेंटा हट चुका है, या फिर थोड़ा सा हिस्सा रहा हुआ है, थोड़ा सा हट चुका है। तो नॉर्मली आप देख सकते हो अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा, यूट्रस, फीटस, सर्विक्स। लेकिन अब्रप्शन प्लेसेंटा में क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा, देखिए किस प्रकार से प्लेसेंटा डी अटैच हो रखा है, ओके, डी अटैचमेंट, एंड दिस इज नॉट गुड। नाउ लेट्स सी क्या कारण है, क्यों हो रहा है ऐसे, व्हाट इज द रीजन। तो गाइस, नॉर्मली प्लेसेंटा का जो रोल होता है मेंटेन करना प्रेगनेंसी को, डिलीवर करना ऑक्सीजन को, रिमूव करना वेस्ट को, ओके, एंड देन शुड प्लेसेंटा डी अटैच आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, दैट इज अ नेचुरल फैक्ट। लेकिन अगर कोई ऐसी लेडी थ्रू आउट प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन से जूझ रही थी, क्रॉनिक हाइपरटेंशन, प्री एक्लम्पशिया, तो गाइज ये हाई बीपी क्या करने वाला है, मदर को और बेबी को अलग करने वाला है। क्योंकि प्री एक्लम्पशिया में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि वो एक प्लेसेंटा का प्रॉब्लम है। प्लेसेंटा जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से बच्चे को न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से एंडोथेलियल डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है मदर की ब्लड वेसल्स। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जब मदर की ब्लड वेसल्स को डैमेज होगा तो ऑटोमेटिकली अब्रप्शन प्लेसेंटा देखने को मिलेगा। तो यहां पर प्री एक्लम्पशिया को अब्रप्शन प्लेसेंटा के साथ जोड़ा जाता है। आप प्री एक्लम्पशिया के लेक्चर को दोबारा पढ़ सकते हो, वहां पे मैंने मेंशन किया था अब्रप्शन प्लेसेंटा के बारे में। किसी को ऑलरेडी पहले से अब्रप्शन प्लेसेंटा है या था तब भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, ओके, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इंफेक्शन होगा, बेबी को प्रॉब्लम होगा, प्लेसेंटा को इश्यू आएगा, कंप्रेशन होगा बेबी के ऊपर, तो वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। स्मोकिंग, मल्टीपल प्रेगनेंसी कारण बन सकते हैं अब्रप्शन प्लेसेंटा के। लेकिन यहां सबसे बड़ा कारण क्या है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन। नेक्स्ट, साइन एंड सिम्टम। गाइस, इकलौता और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको अब्रप्शन प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया में पढ़ना है, दैट इज साइन एंड सिम्टम्स। बिकॉज इन दोनों के साइन एंड सिम्टम्स को कंपेयर किया जाता है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आपको 109% श्योरिटी देके बोल सकती हूं कि अगर अब्रप्शन प्लेसेंटा प्रीविया आपको पढ़ना है तो उसका मेन कारण होना चाहिए सिम्टम्स, क्योंकि इन्हीं के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द सिम्टम्स देन। द नंबर 1, डार्क रेड ब्लीडिंग। व्हाई? क्योंकि जो आपका ब्लड है प्लेसेंटा के जो पीछे जो ब्लड है वो रुक रहा है और फिर धीरे धीरे बाहर आ रहा है, इसीलिए वो ब्लड जब रुका है काफी देर तक तो उसका जो रंग होगा वो थोड़ा डार्क हो जाएगा इन द अब्सेंस ऑफ हीम। ओके, तो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज ना होने की वजह से वो धीरे धीरे ब्लड डार्क कलर में अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। नंबर 2, एक्सटेंडेड फंडल हाइट।
यूट्रस में, प्लेसेंटा और यूट्रस के बीच में ब्लड इकट्ठा होने की वजह से उसकी जो फंडल हाइट होगी वो थोड़ी सी बढ़ी हुई मिलेगी, ज्यादा देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट, टेंडर यूट्रस, आपका जो यूट्रस होगा वो बहुत हार्ड होगा। ओके, एब्डोमिनल पेन, पेशेंट को एब्डोमेन में पेन होगा। कंसील्ड ब्लीडिंग, यानी कि छुपी हुई ब्लीडिंग, पीछे की तरफ रुकी हुई ब्लीडिंग। ये जो ब्लीडिंग आप देख पा रहे हो बैक साइड पे, दिस इज बेसिकली कंसील्ड ब्लीडिंग। क्या डार्क ब्लड हमें प्लेसेंटा प्रीविया में देखने को मिलता है? नहीं मिलता है। एक्सटेंडेड फंडल हाइट नहीं देखने को मिलती है। टेंडर यूट्रस नहीं देखने को मिलता है। एब्डोमिनल पेन नहीं देखने को मिलती है। कंसील्ड ब्लीडिंग नहीं देखने को मिलती है। और यही कंसील्ड ब्लीडिंग, ये जो ब्लड है वहां पे क्या स्टार्ट कर देता है? शॉक। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जब ब्लड एक जगह पे रुकता है तो आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स वहां पर आते हैं और मैकेनिज्म रिप्रेजेंट करते हैं क्लॉटिंग कैस्केड का। इस क्लॉटिंग कैस्केड की वजह से आपकी बॉडी के प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाएगी और मदर DIC में जा सकती है। ओके, डिसेमिनेटेड इंट्राकोगुलोपैथी में जा सकती है। हार्ड एब्डोमेन, मदर का एब्डोमेन आपको काफी हार्ड महसूस होगा। ओके, अब इस DIC की वजह से होता क्या है? प्लेसेंटा हुआ डैमेज, क्योंकि अब रप्चर प्लेसेंटा है तो वो रिलीज करेगा कुछ केमिकल्स, तो वो मदर की बॉडी में जाएंगे और ये केमिकल्स, बंच ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन्स, ये केमिकल्स क्या करने वाले हैं? क्लॉटिंग करेंगे बॉडी के अंदर, क्योंकि उनको लग रहा है ब्लीडिंग हो रही है। इस क्लॉटिंग की वजह से आपकी जो किडनी है, ओके, इस क्लॉटिंग की वजह से जो आपकी किडनी है वो बहुत मेहनत करती है, काफी ज्यादा मेहनत करती है। क्यों? क्योंकि जो बॉडी में पीछे ब्लड है, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ब्लड में ही मूव करेंगे, तो आपकी किडनी भी कहीं ना कहीं ये सब चीजें एक्सपीरियंस कर रही होगी। तो रीनल फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से बॉडी सीम्स दैट कि बॉडी जो है वो देन बॉडी विल एंटर इनटू फाइब्रोलाइसिस। वो बोलेगी कि भाई बहुत ज्यादा क्लॉट जो है वो बन चुके हैं, अब हम इन्हें तोड़ना पड़ेगा। हमारी मदद के लिए वो क्लॉटिंग को तोड़ती है कि चलो इस क्लॉट को तोड़ देते हैं ताकि वो क्लॉट आसानी से बाहर आ जाए। लेकिन गाइस, ये क्लॉट तोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है उनकी कमी आ जाती है बहुत ज्यादा, और इसी को आप लोग DIC बोलते हैं, जिसमें आपके बॉडी में हर जगह छोटी छोटी ब्लीडिंग देखने को मिलती है। गॉट माई पॉइंट? तो गाइज यहां पे आपको क्या नहीं भूलना है? डार्क ब्लीडिंग, एब्डोमेन हार्ड है और पीछे की तरफ कंसील्ड ब्लीडिंग है। क्लॉटिंग फैक्टर्स आएंगे, मदर को क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो मदर की बॉडी के अंदर जाकर क्लॉट जो है वो तोड़ने का काम करेंगे, एंड देन आफ्टर फाइब्रोलाइसिस होगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो बन गया ना ये एंटीपार्टम हेमरेज, बन गया। ओके, सो नाउ दिस डिसऑर्डर इज बिकम एज अ एंटीपार्टम हेमरेज, क्योंकि थ्रू आउट प्रेगनेंसी ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। क्लॉटिंग फैक्टर कम हो गया, मदर DIC में जा रही है। ऑलराइट, व्हाट नेक्स्ट? नर्सिंग इंटरवेंशंस। लुक फॉर द साइन एंड सिम्टम ऑफ DIC, बिकॉज मैं नहीं चाहती हूं कि वो लेडी DIC में जाए, तो मैं पहले से क्लॉटिंग फैक्टर्स देखना पसंद करूंगी और मैनेज करूंगी कंडीशन को, फिजिशियन को इन्फॉर्म करूंगी। ओके, नाउ व्हाट विल बी द साइन? हमें कैसे पता लगेगा DIC के क्या साइन है? गाइस, ICU के अंदर जैसे मैं काम करती हूँ, राइट, करती थी, अभी तो मैं वार्ड में हूं, तो ICU के अंदर DIC में तो हर तीसरा पेशेंट है। एंड यू नो व्हाट, क्या लोग हम क्या चेक करते थे? प्लेटलेट लगभग 50,000 से भी कम है, फाइब्रिनोजन कम है, क्लॉटिंग फैक्टर्स कम है, प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट उसका एवरी सेकंड डे, फर्स्ट डे हो रहा है, वो भी कम है, यहां से ब्लीडिंग कर रहा है, नोज से ब्लीड कर रहा है, जहां ट्यूब डल रही है वहां से ब्लीडिंग हो रही है, तो ये सब आपका DIC के साइन है। ओके, ऊजिंग, जहां IV साइड वहां से ऊजिंग, जहां देखो वहां से ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। पटैके, बॉडी में जगह जगह छोटे छोटे पटैके, यानी कि ब्लड वेसल्स, स्मॉल ब्लड वेसल्स क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, टूट रहे हैं, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स। Okay, and what is ecchymosis? Bruise. Bruises are basically your ecchymosis and your patache are the breakdown of blood vessels. Okay, microemboli, भाई छोटे छोटे embolies बन जाएंगे. Okay, and these embolies are not good. All right,
रीनल में जाके क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कर सकते हैं, यूरिनरी आउटपुट कम कर सकते हैं। हार्ट में चले जाएंगे, छोटे छोटे एम्बोलाई, क्या होगा, ब्लॉकेज होगी हार्ट के अंदर। लंग्स में चले जाएंगे तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा पेशेंट को। तो ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं। तो DIC का कंसेप्ट ध्यान रखना, कभी नहीं भूलना आपको ये कंसेप्ट। मेडिकल सर्जिकल का भी काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। What is DIC? It is basically the clotting factors are reduced because of thromboplastin, okay? And the clotting factor are reduced and fibrinolysis start हो जाती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा ब्लीडिंग का सिस्टम चालू हो जाता है। कैसे पता लगता है? प्लेटलेट, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, गम ब्लीडिंग, ऊजिंग, पटैके, इकाइमोसिस, ये सब देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट ब्लीडिंग। ऑब्वियसली मालूम है ब्लीडिंग तो होना ही है, कॉम्प्लिकेशन है। तो गाइस एवरी 50 मिनट्स आपको वाइटल साइंस चेक करने हैं, फंडल हाइट चेक करनी है, पैड काउंट चेक करना है। नो एब्डोमिनल विजाइनल एग्जामिनेशन अंटिल अल्ट्रासाउंड, वरना अगर आपने विजाइनल एग्जामिनेशन करी तो मदर कॉम्प्लिकेट कर दोगे आप बहुत ज्यादा। ओके, क्यों? क्योंकि मालूम नहीं है ना अब्रप्शियो है कि प्लेसेंटा प्रीविया की ब्लीडिंग है। ब्लीडिंग है तो कौन सी ब्लीडिंग है? इन केस प्लेसेंटा प्रीविया हुआ तो आपके फिंगर्स डालने से ही प्लेसेंटा बिल्कुल डीअटैच हो जाएगा। आई विल टेल यू व्हाट अबाउट दैट। लेफ्ट साइड लाइन, उसको बोलना है कृपया करके अपने लेफ्ट साइड में लाई कीजिए। वाई? प्रिफ्यूजन अच्छा होगा यूट्रस को, इसीलिए। नो सुपाइन, ये डोर बंद कर दोगे आप। नो सुपाइन, ओके। सुपाइन पोजीशन पेशेंट को नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि उससे कंप्रेशन पड़ सकता है, आपके यूट्रस की सर्कुलेशन को प्रॉब्लम आ सकती है। एक्सटर्नल मॉनिटर करते रहना है मदर को। नेक्स्ट, अब बेबी का क्या प्रॉब्लम है? भाई बेबी को भी चेक करना है। जैसे ही बेबी आप डिलीवर वगैरह करते हैं तो क्रॉस मैच ब्लड वगैरह क्रॉस मैचिंग करनी है, CBC, क्लॉटिंग लेवल, सब कुछ चेक करना है, क्योंकि हो सकता है बच्चे के अंदर भी ये DIC टेक्स प्लेस हुआ हो और बेबी में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो बेबी को भी असेस करेंगे। ओके, तो प्रेप फॉर डिलीवरी, हमें क्या करना है? डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करना है। वजाइनल डिलीवरी अगर मदर स्टेबल है, तो वजाइनल डिलीवरी कर दीजिए। अगर मदर स्टेबल नहीं है तो सिजेरियन सेक्शन करेंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? क्या ये डिसऑर्डर आप लोगों को क्लियर हुआ? ऑल राइट, आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा एक बार और, ओके, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। एमसीक्यूज को करने से पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकंड पार्ट, दैट इज बेसिकली योर प्लेसेंटा प्रीविया। ये बहुत शॉर्ट सा है, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। प्लेसेंटा प्रीविया भी आपका अब्रप्शो प्रीविया के अब्रप्शो प्लेसेंटाई के सामने आपको रखकर चलना है। गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अब्रप्शो प्लेसेंटी है दैट इज अ डी अटैचमेंट इशू। प्लेसेंटा बहुत सही से अटैच हुआ था, लेकिन अब डी अटैच हो रहा है। लेकिन इस बीमारी में क्या होता है, प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, आपका प्लेसेंटा ही गलत जगह पे अटैच हुआ है, इसीलिए इसे बोला जाता है अटैचमेंट इशू, नॉट डी अटैचमेंट, अटैचमेंट इशू। तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग देख लेते हैं। वेयर शुड द प्लेसेंटा अटैच? प्लेसेंटा कहां अटैच करना चाहिए? या तो ऊपर टॉप पे या तो साइड में। लेकिन अगर वो साइड में ऊपर कहीं भी नहीं है और नीचे की तरफ है, सर्विक्स के पास अगर वो अटैच हो गया है, दैट इज बेसिकली नोन एज प्लेसेंटा प्रीविया। ओके, नाउ प्लेसेंटा प्रीविया आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर कि भाई यहां तो कहीं प्लेसेंटा है ही नहीं, नीचे की तरफ है, एंड दिस इज वेरी डेंजरस। आप वजाइनल एग्जामिनेशन ही नहीं कर सकते इसके अंदर। ओके, लेकिन यहां पे DIC VIC उतना देखने को नहीं मिलता, इसीलिए ये उतना खतरनाक नहीं है एज कंपेयर टू अब्रप्शियो। ओके, सो द वे इज ब्लॉक्ड, यहां पे जो रास्ता है वो क्या है? ब्लॉक है। Abnormal attachment of placenta in the uterus near or over the cervical opening. It should attach at the top or the side. It should not attach anywhere else other than these two positions. But in placenta previa, your placenta is not attaching at the top or the side. Okay, what are the reasons? Guys, यहाँ पे कारण कुछ और है, not hypertension, नहीं, यहाँ पे कारण बनेंगे आपके मदर की, मदर का नेचर, मदर की हैबिट्स। फॉर एग्जाम्पल, मेटर्नल एज कैसी है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ऑलरेडी बेबी हुआ था इससे, कोकेन लेती है, स्मोकिंग करती है, सिजेरियन सेक्शन हो रखा है जिसकी वजह से वो स्कारिंग है वहां पर,
या फेब्रॉइड रिमूव कर चुकी है लेडी, जिसकी वजह से अब वो प्लेसेंटा की जो इंप्लांटेशन है वो कहीं और हुई है, जस्ट लाइक एक्टोपिक प्रेगनेंसी, बट दिस इज डिफरेंट। एक्टोपिक में कहीं और, यूट्रस से बाहर, लेकिन इसमें यूट्रस में ही है लेकिन पोजीशन थोड़ी सी गलत है। ओके ठीक है, टाइप्स देखते हैं, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो नंबर 1 टाइप इज टोटल प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें आपका जो प्लेसेंटा है वो 100% सर्विक्स के ऊपर है। ओके नेक्स्ट, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, मार्जिन में काफी साइड में है। ओके काफी साइड में है, कवरिंग जस्ट द एज ऑफ द सर्विक्स ओपनिंग। और बोला जाता है कई बार लो लाइनिंग जो प्लेसेंटा होता है वो धीरे धीरे खिसक के ऊपर की तरफ भी आ जाता है, तो इतना डरने की बात नहीं होती है। नेक्स्ट टाइप आता है पार्शियल, यानी कि आधा ऊपर आधा नीचे कवर कर रहा है। ओके गाइस रिमेंबर, मैं इनको, इसकी और भी बहुत क्लासिफिकेशन है डीसी दत्ता में, बट हमारे काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको साइन एंड सिम्टम से मतलब है और मैनेजमेंट से मतलब है। टाइप्स तो हमें देख के पता चल ही रहा है क्या क्या टाइप्स हैं, कंप्लीट है, मार्जिनल है, प्लेसेंटा पार्शियल है, यू नो इट्स वेरी सिंपल। ओके नाउ व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पेनलेस। क्यों? बिकॉज सर्विक्स के पास है, नीचे की तरफ है, दर्द नहीं होगा, जस्ट लाइक मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग। पेनलेस, ब्राइट रेड, गाइज नोटिस द कलर, ब्राइट रेड। व्हाई? बिकॉज अगर यहां पर कुछ इश्यू होगा तो ब्लड एकदम से नीचे आएगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि अब्रप्शो प्लेसेंटा में ब्लड रुका था इसीलिए उसका रंग डार्क था, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया में कलर नहीं रुक रहा है, ब्लड नहीं रुक रहा है, जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो ब्राइट रेड है। नेक्स्ट, रिलैक्स्ड सॉफ्ट यूट्रस, नॉन टेंडर। ओके आपका जो यूट्रस होगा वो सॉफ्ट होगा, जबकि अब्रप्शो में वो टेंडर था, हार्ड था। क्यों? क्योंकि यहां पे पीछे ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, जो आ रहा है बाहर आ रहा है, तो वो सॉफ्ट है। एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग माइल्ड से प्रोफ्यूज होते चले जाते हैं, स्पॉटिंग, थोड़ी थोड़ी ब्लड की स्पॉटिंग आएगी। ओके इन द थर्ड ट्राइमेस्टर, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? एंटीपार्टम हैमरेज। ओके नेक्स्ट, विजिबल ब्लीडिंग, बिल्कुल, जबकि ऊपर कैसी ब्लीडिंग थी अब्रप्शो में? कंसील्ड, छुपी हुई, लेकिन इसके अंदर ब्लीडिंग कैसी होती है? विजिबल। नेक्स्ट, इंटरकोस्ट पोस्ट ब्लीडिंग, जैसे ही इंटरकोस्ट करेगी मदर, इंटरकोस्ट करेगी, ब्लीडिंग जो है वो थोड़ी सी देखने को मिलेगी। एबनॉर्मल फीटल पोजीशन, आप देख सकते हो प्लेसेंटा अगर नीचे है तो बच्चा ऊपर की तरफ है, ब्रिज पोजीशन में, तो इस प्लेसेंटा के नीचे होने की वजह से आपको एबनॉर्मल फीटल पोजीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट, पेल्विक को रेस्ट दीजिए, जितना हो सकता है उतना रेस्ट दीजिए। नो वजाइनल एग्जामिनेशन, नो इंटरकोर्स, नो एब्डोमिनल मैनिपुलेशन, नो ब्लीडिंग। ओके वैसे अगर ब्लीडिंग नहीं है, ये बहुत हल्की फुल्की है, तो बेड रेस्ट के लिए बोलिए, सब ठीक हो जाएगा। ओके लेकिन अगर ब्लीडिंग है तो हॉस्पिटलाइज, ये डिफरेंस याद रखना, एमसीक्यू में आता है। हेमरेज के रिस्क बढ़ जाता है, इसीलिए उसको हॉस्पिटलाइज करना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमें देना है, RH नेगेटिव मदर है कि नहीं पता करना है, वाइटल साइंस हमें चेक करने हैं, CBC, ब्लड क्लॉटिंग, ये सब हमें देखना है, इसीलिए मदर का हॉस्पिटलाइज होना बहुत जरूरी है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोजीशन, सेम साइड लाइन पोजीशन। बहुत लोगों को लगेगा अरे अब्रप्शो प्लेसेंटा है, ऐसी पोजीशन देंगे, ऐसी नहीं 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 नहीं, लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन देंगे। क्यों? परफ्यूजन बढ़ाना है यूट्रस का, सिंपल, चेंजेस नहीं आएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट, इफ ब्लीडिंग नॉट स्टॉप्ड, अगर आपको लग रहा है कि भाई ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो भाई सिंपल सी बात है, सिजेरियन सेक्शन करोगे आप, तो इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, कुछ और आंसर मत टिक कर देना। ब्लीडिंग मतलब कि सिजेरियन सेक्शन, चाहे वो अब्रप्शो प्लेसेंटा, चाहे वो प्लेसेंटा प्रीविया। टोकोलाइटिक्स देंगे टू स्टॉप द कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल, क्योंकि नीचे की तरफ है सर्विक्स और थोड़ा सा भी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो ब्लीडिंग करके बिल्कुल दिक्कत आ जाएगी, तो हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए टोकोलाइटिक एजेंट दे सकते हैं। एम्नियोसेंसिस, क्यों? लंग मैच्योरिटी, क्यों? क्योंकि हमको बच्चे के लंग मैच्योर करने हैं, तो देना है कि नहीं देना है एम्नियोसेंसिस में पता चल जाएगा, एंड वी कैन गिव अकॉर्डिंगली। सिजेरियन सेक्शन, यस ऑप्शन, व्हाट इज द मैनेजमेंट? सिजेरियन सेक्शन, पार्शियल, कंप्लीट, मार्जिनल, सिजेरियन सेक्शन, रिस्क लेना ही नहीं है। रिस्क क्या है फिर? यही है इशू विद प्लेसेंटा सेपरेशन, आपका जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट नहीं हो पाएगा। ओके कुछ हिस्सा रह सकता है वहां पे,
जिसे बोल दिया जाता है प्लेसेंटा एक्रीटा। ये आपने टर्म सुनी होगी, प्लेसेंटा एक्रीटा। इट्स अ इशू विद प्लेसेंटा। ओके, प्लेसेंटा सेपरेशन में जो प्रॉब्लम आती है उसे हम बोल देते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा। इंक्रीज रिस्क ऑफ हेमरेज एंड हिस्टेक्टमी करने के जो रिस्क होते हैं उनको बढ़ा देता है। गाइस, इज दिस डिसऑर्डर इज क्लियर? क्या आप लोगों को ये डिसऑर्डर क्लियर हुए? यस एवरीवन, परफेक्ट। मैं अब आपको क्वेश्चंस दूंगी, आपको इनके आंसर्स देने हैं ताकि आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो गाइस, अ वुमन हु इज 22 वीक प्रेग्नेंट, यानी कि 24 वीक से भी पहले है, तो शी इज लाइक अ इशू। ओके, has a routine ultrasound performed. The ultrasound show the placenta is located at the edge of cervical opening. सर्विक्स की ओपनिंग के पास ही है वो आपका प्लेसेंटा, अल्ट्रासाउंड में पता लगा। As the nurse, you know which statement is false about the finding. इनमें से कौन सी ऐसी जानकारी है जो कि गलत है? Just give me the answer super fast. Yes everyone, this is known as marginal placenta previa. The placenta may move upward as the pregnancy progress, need to be re-evaluated with the ultrasound at the 32 week. The patient will need to have a cesarean section and cannot deliver vaginally, or the woman should report any bleeding immediate to the doctor. तो guys, इनमें से false क्या है? अब दोबारा से मैं बता रही हूँ, placenta is located at the edge of cervical opening. एज में है तो मार्जिनल हुआ ना ये एक तरीके का। यस, लेट मी शो यू वन मोर टाइम जिसको। ओके, जस्ट गिव मी सेकेंड। देखो गाइस, मार्जिनल कवरिंग द जस्ट द एज, तो ये मार्जिनल है। ओके, मार्जिनल है और धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ भी खिसक जाता है। मैंने बताया ना मार्जिनल में कि प्लेसेंटा धीरे धीरे जैसे ऊटरस ऊपर की तरफ चलता जाएगा, ये थोड़ा ऊपर की तरफ भी जा सकता है। सो the answer will be C. Okay, cannot deliver vaginally, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। Let me give you the rationale. All the options are कौन सा ऑप्शन? B. The placenta may move upward, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चला जाता है। दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाया जाएगा 32 वीक्स पे। ओके, कंफर्म करने के लिए अगर सब सही है तो। क्योंकि डियर, क्या यहाँ पर ब्लीडिंग की जिक्र हुआ है? क्या यहाँ पे ब्लीडिंग का जिक्र हुआ? क्या यहाँ पे कोई इमरजेंसी का जिक्र हुआ? नहीं हुआ, इसीलिए ध्यान रखना है। ओके, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 2, अ पेशेंट हु इज 34 वीक प्रेग्नेंट इज डायग्नोज्ड विद टोटल प्लेसेंटा प्रीविया। टोटल बोले तो पूरा कवर कर रहा है। एंड पेशेंट इज ए पॉजिटिव, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन बिलो ऑल यू इंक्लूड इन द पेशेंट के? क्या क्या मैनेजमेंट दोगे? आप प्लेसेंटा प्रीविया की मैनेजमेंट बतानी है। वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे आप? करेंगे आप वजाइनल एग्जामिनेशन? नो, तो ये नहीं आएगा आंसर। मॉनिटर वाइटल साइंस? यस, एवरी 15 मिनट्स वाइटल करने हैं। एडमिनिस्टर रोहगम पर एमडी ऑर्डर दोगे आप? नहीं, ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो क्यों देंगे रोहगम? कोई लॉजिक नहीं है। एसेस इंटरनल फीटल मॉनिटरिंग, क्या आप एसेस करोगे इंटरनल फीटल मॉनिटरिंग? जब हम वजाइनल एग्जामिनेशन ही नहीं कर रहे तो हम बेबी का फीटल मॉनिटरिंग क्यों करेंगे? प्लेसिंग पेशेंट ऑन sideline position? Yes. Monitoring pad count? Yes. CBC clotting factors? Yes, absolutely, very good. Next, question number 3. Question number 3 is a 20-year-old female who is 33 weeks, okay, pregnant with her second child, दूसरा बच्चा है, has uncontrolled hypertension. Guys, uncontrolled hypertension. What risk factor below found in the patient's health history place her at risk for abruptio placenta? इनमें से कौन सी कंडीशन है जो कि उसको अब्रप्शो पे डालेगी? यस गाइस, प्री-एक्लम्पशा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, अ 36-year-old woman who is 38 week pregnant और 36 है, रिपोर्ट हैविंग डायरेक्ट डार्क रेड ब्लीडिंग, अब्रप्शो प्लेसेंटा है भाई ये तो। द पेशेंट एक्सपीरियंस अब्रप्शो प्लेसेंटा विद हर लास्ट प्रेगनेंसी एट 29, पहले भी उसको हो रखा है। What other sign and symptom can present? हाँ जी, बता दीजिए जल्दी से। फंडल हाइट बढ़ता है या कम होता है? वेरी गुड, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। हार्ड एब्डोमेन? यस। फीटल डिस्ट्रेस? एब्डोमिनल एबनॉर्मल फीटल पोजीशन?
गाइस वो प्लेसेंटा में प्लेसेंटा, यस, प्लेसेंटा प्रीविया में एबनॉर्मल होती है, आपके अब्रप्शो प्लेसेंटा में एबनॉर्मल नहीं होती है। टेंडर यूट्रस, यस। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5, select all the patient below who are at risk for developing placenta previa। कौन कौन लोग रिस्क पे है? नंबर ए, 37-year-old who is pregnant with her 7th child, a 20-year-old pregnant female with chronic hypertension, no, ये abruptio है। A 25-year-old female who is 36 week pregnant that has experienced trauma to abdomen, yes। A 20-year-old pregnant female who is a cocaine user, yes, that is absolutely correct। So guys, यहाँ पे आंसर बन जाता है आपका, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, 1 2 3 4 5 guys। So A will be correct and D will be correct, very good। Next question number 6, yes। नहीं, ये एब्डोमिनल है, एब्डोमिनल, यूट्रस की बात करी थी, सिजेरियन सेक्शन हो गया या फिर कोई स्कारिंग एब्डोमेन के अंदर, नहीं, यूट्रस में। क्वेश्चन नंबर 6, you are performing head to toe examination, okay, on a patient admitted with abruptio placenta, which of the following assessment finding would you immediately report the physician? एकदम, या oozing हो रही है आईवी साइड से, yes guys, yes, DIC में जा रही है, वो DIC में जा रही है, DIC, क्लोटिंग फैक्टर गए सारे के सारे, क्योंकि वजाइनल ब्लीडिंग, हार्ड एब्डोमेन, टेंडर, ये तो सब सिम्टम देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर ऊजिंग भी हो रही है तो मतलब DIC में चली गई लेडी, और एकदम आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अब्रप्शो प्लेसेंटा? ए कंडीशन अकर ड्यू टू एबनॉर्मल अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा, नो, अटैचमेंट नहीं, डी अटैचमेंट, तो ये नहीं है। A marginal abruptio placenta, there is no marginal abruptio placenta, there is marginal placenta previa, तो ये भी गलत है। देखो कैसे उन्होंने कितना कंफ्यूज करने की कोशिश की है, चलाक बन रहे हैं ज्यादा। नर्सिंग इंटरवेंशंस फॉर दिस कंडीशन इंक्लूड मेजरिंग द फंडल हाइट, यस दैट इज ट्रू, आपको अब्रप्शो प्लेसेंटा के लिए फंडल हाइट मेजर करनी होती है। लास्ट ऑप्शन, फीटल डिस्ट्रेस इज नॉट कॉमन इन दिस कंडीशन, नो, ऑब्वियसली फीटल डिस्ट्रेस होता है, राइट, या इसके अंदर नहीं देखने को मिलेगा, यस। नेक्स्ट, वो प्लेसेंटा प्रीविया के कंडीशन के अंदर जो है वो आपको देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट, सिलेक्ट ऑल द साइन एंड सिम्टम्स एसोसिएटेड विद प्लेसेंटा प्रीविया। तो गाइस जल्दी से बता दीजिए कौन कौन से सिम्टम्स होंगे। नंबर 1, पेनलेस ब्लीडिंग, यस, बिल्कुल सही बात है। कंसील, नो, हार्ड, नो, yes, abnormal fetal position, yes, and right abdomen, rigid abdomen, no, soft होता है, soft, yeah, the answer will be A, D and E, very good। Next question number 9, second last question, DIC can occur in dash, किसमें देखने को मिलता है DIC? Very good। और बिकम डैमेज डिटैच द यूट्राइन वॉल, लार्ज अमाउंट ऑफ क्या रिलीज होता है? जो कि मदर में जाने वाला है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, द ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट हु इज 25 वीक प्रेग्नेंट, 25 वीक प्रेग्नेंट है वो लेडी, has partial placenta previa, okay। As a nurse, you educating the patient about the condition and self-care. Which statement by the patient require you to re-educate? इनमें से उसने क्या गलत बोल दिया? I will avoid sexual intercourse and douching throughout. Guys, ये है ऑप्शन, ये है ऑप्शंस। Yes, I will avoid sexual intercourse and douching throughout the rest of the pregnancy. क्या ये उसने गलत बात बोली है? ओके, सो आपको ये मेक श्योर करना है, या। नेक्स्ट, आई मे स्टार्ट टू एक्सपीरियंस डार्क रेड ब्लीडिंग, नो, प्लेसेंटा प्रीविया में कभी भी रेड ब्लीडिंग डार्क नहीं होती है, लाइट होती है, ब्राइट रेड, वेरी गुड। आई विल हैव अनदर अल्ट्रासाउंड एट 32 वीक टू रिलीज द प्लेसेंटा लोकेशन, नो, सीधा ये मतलब सही बोल रही है वो कि हाँ हम करेंगे, अल्ट्रासाउंड हम करेंगे 32 वीक्स पे, दैट इज ट्रू।
माई यूट्रस शुड बी सॉफ्ट एंड नॉन टेंडर, यस दैट इज ऑल्सो ट्रू, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 इज नॉट करेक्ट आंसर। गाइस किसी को कोई डाउट है इसमें?